एक बेहतरीन प्रॉब्लम इतनी कि बस मजा आ जाए। देखिए, ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये क्यूटोप और पाथफाइंडर दोनों में है और एग्जैक्टली सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है जो कि आप इस फिगर को देख के आसानी से समझ ही सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है एक बिल्कुल मासलेस वेज जिस पर दो इंक्लाइंड प्लेन है जहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पर एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल एम है रखा जाता है। इसके बाद एक और ब्लॉक बट कैपिटल एम मास का यहाँ पे रखा जा रहा है और ये अभी मोशनलेस है। अब आपको बताना है इस स्मॉल एम मास की रेंज जब यदि आप इस कैपिटल एम को यहाँ से रिलीज कर दें और इस स्मॉल एम का जो मोशन है वो इस तरफ हो और ये इस प्लेटफॉर्म पे क्लाइंब अप कर जाए। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्मॉल एम मास है ना ये क्लाइंब अप करेगा। तो अब हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए क्लाइंब अप करेगा ही क्यों, राइट नाउ। तो आप यदि ध्यान दे पाए तो आप देखिए यहाँ पर इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स है एक्सटर्नल वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, चाहे वो ग्रेविटी का पुल हो और चाहे वो सरफेस के द्वारा दिया गया नॉर्मल फोर्स हो, राइट। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, क्योंकि सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है नहीं, इसका मतलब ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। एक बात क्लियर है। दूसरी बात समझिए। अब देखिए, जैसे ही कैपिटल एम आपने यहाँ पे रिलीज किया तो जाहिर सी बात है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब ये कैपिटल एम इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जब भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन से मूव करती है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आता ही है, राइट, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट मिलेगा। यानी कि देखो यहाँ पर ये जो मास है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल रहा है आपको। अच्छा, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो वही रहना चाहिए था, फिक्स रहना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा वेज है ना इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, राइट। अब अच्छा, अब जो एम है हमारा वो नीचे उतर रहा था एसिलेशन से, तो उसका कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे मिलेगा, एसिलरेशन से। इसका मतलब है इस पूरे वेज को भी इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा एक एसिलरेशन से। कितना होगा थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, बट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो स्मॉल एम मास रखा हुआ है यहाँ पर कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ये सोचिए कि ऐसे रखा हुआ है, इसको कौन आगे लेके जाएगा, कोई नहीं। ये अपनी इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ध्यान दें, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यदि ये थीटा आपका 0 होता, ठीक है, उस कंडीशन में आपको ऐसा प्लेन दिखता है ये, राइट। अब आप देखिए नीचे का प्लेटफॉर्म यदि खिसक जाए आगे और ऊपर कोई फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पर इन दोनों सरफेसेस के बीच में, तो ये जो आपका ब्लॉक है यहीं का यहीं रहता और ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा आगे खिसक जाता। तो देखने पर ऐसा लग सकता था कि ये जो ब्लॉक है वो इस प्लेटफॉर्म पे स्लाइड कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है। लेकिन जबकि वो अपनी इनर्शिया की वजह से उसी पोजीशन पे था। तो सेम कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर एक एंगल है तो ये आपको एंगल पे चढ़ता हुआ दिखेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसमें एक पेज और है, वो क्या, अब यहाँ पे पूछा गया है मास। तो आप एज्यूम कीजिए अगर ये मास बहुत ज्यादा हो तो क्या ये थोड़ा सा भी हिलेगा तो या फिर ये क्लाइम करेगा। तो हमारा कॉमन सेंस कहता है यदि मास बहुत ज्यादा हो तो क्लाइम करेगा नहीं, यानी कि क्लाइम होने के लिए मास बहुत कम होना चाहिए, राइट। अब इन दोनों सिचुएशन यानी कि मूव करना और मूव नहीं करना, इसके बीच में एक आपको ऐसा मास मिलेगा जो जस्ट मूव करने वाला ही हो बट मूव नहीं करेगा। बात क्लियर है, राइट। तो हम यदि उस मास को फाइंड आउट कर लें तो उस मास से छोटा जो भी मास होगा वो ऑटोमेटिकली क्लाइंब करेगा, राइट, और उससे ज्यादा का नहीं करेगा। तो बस हम उस मास को फाइंड आउट कर लें और हमारा आंसर हो जाएगा उस मास से कम का। बात क्लियर है, ठीक है, ओके। आइए अब एफबीडी द्वारा आगे की प्रोसेस करते हैं नाउ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि आपका जो वेज है किसी एक्सीलरेशन से आगे जाएगा। मान लेते हैं उसको अभी ए एक्सीलरेशन, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। नाउ अब आप एक चीज और मानिए, अब आप मान लीजिए कि आप इसी वेज पर बैठे हुए हैं। जब आप इसी बेंच पर बैठ जाओगे, आप यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो
अब आपका फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स। क्लियर है, किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर इतनी सी बात। नाउ अब हम यहाँ पर देखो सारे के सारे फोर्स दिखा रहे हैं। देखिए ये जो आपका ब्लॉक है स्मॉल एम का, एक्चुअल में यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। बट यदि हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, एंगल सबसे विजुअलाइज नहीं हो पाएंगे, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर बना दिया है। क्लियर इतनी सी बात। नाउ यदि हम यहाँ पर फोर्स ड्रॉ करें तो देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। आपको मिलेगा यहाँ पर देखो, एक तो ये मिल जाएगा ये इसका वेट यानी कि m/g, राइट। दूसरा इस सरफेस की वजह से इस पे लगेगा एक नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तीसरा यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स, राइट, क्योंकि हमारा जो फ्रेम है वो क्या है, हमारा फ्रेम है नॉन इनर्शियल। एक स्यूडो फोर्स, इसका मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। इतनी सी बात क्लियर हो गई, राइट। अब थोड़ा सा एंगल वगैरह देख लेते हैं। तो ये एंगल था आपका थीटा, राइट। तो आपको यहाँ पर ये वाला एंगल मिल जाएगा थीटा। क्लियर इतनी सी बात। सो और इसके बाद ये एंगल भी आपको मिल गया थीटा, ठीक। अब देखो कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा। इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, mg कॉस थीटा। वैसे ही इस एम ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो एम ए साइन थीटा, और ऊपर के डायरेक्शन में मिल जाएगा यहाँ पर एम ए कॉस थीटा, राइट। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एक और वेज मिलेगा, यहाँ पर भी नॉर्मल लिखना है, तो हम यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में n2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आप हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को इक्वल करा देंगे, क्योंकि देखो जो हमारा मास हमने माना हुआ क्या कि जस्ट मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो अब देखो इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा और ना इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होगा, राइट। तो पहले लिखते हैं नॉर्मल वाला, राइट। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा n2 इज इक्वल टू, ठीक है, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। एक बात क्लियर है। नाउ अब देखो इस अलोंग द प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए, देखो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। बात क्लियर है इतनी। नाउ यदि आप ध्यान दें तो हमने साथ ही ये माना है कि जो हमारा मास m है वो जस्ट इतना है कि मूव नहीं कर रहा है। यानी कि देखो यदि मूव नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन के अलोंग जो एम जी साइन थीटा आ रहा है ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है एम ए कॉस थीटा से, राइट। यानी कि आपको क्या मिलेगा, आपको या तो इक्वली कंडीशन मिलेगी या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस तरह से जो एम ए कॉस थीटा है वो कम पड़ जाए एम जी साइन थीटा से, क्योंकि एम जी कॉस थीटा प्लेन पे ऊपर खींचना चाह रहा है, तो वो जब फोर्स कम हो जाएगा तो मोशन होगा ही नहीं, राइट। तो हमें यहाँ पर ही इनइक्वालिटी मिल जाएगी। आप चाहो तो इक्वलिटी रख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो बाद में एम की वैल्यू आएगी लास्ट में, तो आपको उसमें याद रखना है कि जो हमारा जो वैल्यू यहाँ पर है इस टाइम, जो एम की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो उससे जो छोटी वैल्यूज होंगी वो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, ठीक है। हम लोग पहले ही डिस्कस भी कर चुके हैं। नाउ तो ये तो होगी दो इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इस कैपिटल एम के लिए, राइट। तो देखो यहाँ पर हम लोग फिर से फोर्स लगा सकते हैं, ये हो जाएगा इसका m/g, इसका ये मिल गया आपको नॉर्मल, तो यहाँ पर n1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और सीटो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितना है यहाँ पर m/a, ठीक है। थोड़ा सा एंगल देखते हैं, ये थीटा था, ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। और ये एंगल यहाँ पे थीटा मिल जाएगा। आई होप आप एंगल समझ पा रहे हैं आसानी से, राइट। ओके, अब कंपोनेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल गया ये कैपिटल एम जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में मिल जाएगा आपको कैपिटल एम जी साइन थीटा, ठीक है। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, तो आपको देखो इस डायरेक्शन में मिल जाएगा यहाँ पर एम ए कॉस थीटा, और एन की तरफ डायरेक्शन में मिल जाएगा आपको ये एम ए साइन थीटा, राइट। अब हम लोग देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मोशन है नहीं, राइट। तो वर्टिकल जो ऊपर वाले इक्वल होने चाहिए नीचे वाले फोर्सेस के। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो n1 प्लस m इंटू ए साइन थीटा
शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। और देखो इसके अलोंग यहाँ तो मोशन हो रहा है, राइट। चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो छोड़ दो, क्योंकि अभी हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है नाउ, इतनी सी बात क्लियर है? ओके, तो ये तो होगी दो बॉडी। एक हमारे पास और बॉडी थी क्या, ये वेज, इसका भी तो मोशन देखना है, राइट। नाउ अब इस पे कौन से फोर्सेस हैं, तो इस पे जो फोर्सेस हैं वो केवल दो फोर्स हैं नॉर्मल, जो दोनों ब्लॉक लगा रहे हैं, राइट। एक नॉर्मल यहाँ से, ये आपका था N1, ठीक है। दूसरा नॉर्मल बिल्कुल यहाँ पे लग रहा होगा, बट थोड़ा सा फिर से मैं भाई कहना चाहूंगा कि देखने में, विजुलाइज करने में इशू होगा थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट। यदि मैं इसको एक्सटेंड करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से देख पाओगे। एंगल बनाओ, एंगल आपका ये थीटा हो गया, ओरिजिनल डायरेक्शन में ऐसे मिल जाएगा, तो ये आपका N1, ये आपका रहा N1 साइन थीटा। सिमिलरली आप इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके देख सकते हो बहुत ही आसानी से, ये आपका N2 है, ये एंगल थीटा मिलेगा और ये एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे मिल गया आपको ये कंपोनेंट N2 साइन थीटा। क्लियर इतनी सी बात? नाउ ये जो आपका वेज है ये था आपका नियरली मासलेस, ठीक है। नाउ तो हम इसमें इक्वेशन लिख सकते हैं मोशन की, राइट। हमको पता है कि देखो हमने एज्यूम किया होता है ये ए एक्सीलरेशन से जा रहा था इस डायरेक्शन में, राइट। बात क्लियर है? नाउ तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, क्या मिलेगा देखो, N1 साइन थीटा माइनस N2 साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, 0 इंटू ए, इक्वल टू हो गया 0। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे, देखो साइन थीटा कॉमन ही है, सेम है, आपको मिल जाएगा N1 इज इक्वल टू N2। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको तुरंत दिख रहा है कि ये वाला कंपोनेंट 0 है, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 है, बट यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन मिल रहा है। तो इसका क्या रीजन है? तो ये जो प्रॉब्लम है ना, मैंने इसको लास्ट में अलग से सॉल्व किया है, ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नाउ तो अभी के लिए मान लीजिए यहाँ पर ए एक्सीलरेशन है, ठीक है, ओके क्लियर है। नाउ अब हमें यहाँ पर ये चार इक्वेशंस मिल गई, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, राइट। तो देखो हम लोग यहाँ पर देख चुके N1 बराबर N2 है, तो देखो 1 इक्वल टू 2 कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर करा दिया N1 बराबर N2, और यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट किया, ए वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लिए, देखो ठीक है, ए, ठीक। नाउ अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है, हमने इसको कैसे लिखा, थोड़ा शिफ्टिंग किया और ये इस तरह का मिल गया। अब हमारे पास एक वैल्यू ये वाली भी थी, ठीक है, ए शुड बी लेस देन जी टेन थीटा, क्लियर सी बात। नाउ अब यदि आप चाहो तो ए इक्वल टू जी टेन थीटा से सॉल्व कर लो, राइट। और बाद में जो वैल्यू आई वहां पर आप उस मास को जो वैल्यू आई उससे कम होना चाहिए, आपको पता ही है, आप आंसर में वैसा लिख सकते हो। दूसरा आप इस इनइक्वालिटी के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, आपको यहाँ पर वैल्यू होती हुई दिख जाएगी, और जो अब तक इक्वल था अब वहां यहाँ पर देखो आ गई एक इनइक्वालिटी, राइट। वो क्यों? तो आप इसको ऐसे समझिए, ये वैल्यू बराबर थी, एट मैक्स बराबर हो सकती है। अब यदि वैल्यू एक ही कम हो जाएगी तो ये वाला पलड़ा तो हल्का हो गया, ये तो सेम का सेम रहा, तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी ज्यादा। आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको तराजू से तोल रहे हैं, ठीक है। अभी इसका मैक्सिमम वेट होने पर दोनों बराबर है, बट इसकी वैल्यू कुछ कम हो जाए तो ये ऊपर आ जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, तो ये भारी हो गया, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, राइट। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आसानी से, ठीक है, खुद भी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो आप जैसे इसको सॉल्व करोगे लास्ट में आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो जहां से हमें आपको सीधा सीधा मिल रहा है कि m की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए यहाँ पर m इंटू कॉस 2 थीटा। क्लियर थी सी बात? आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप एक बार खुद से करके भी देखिएगा। अब आते हैं, हमने जो टॉपिक छोड़ दिया था कि ए नॉन जीरो आ रहा है जबकि उस पर नेट फोर्स जीरो है, वो कैसे, आइए समझते हैं। तो ये रही आपकी प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखो तो ये तो हो रहा है जीरो, यानी कि नेट फोर्स है जीरो, बट एक्सेलरेशन है बॉडी में, ये कैसी बात है? कॉमन सेंस से लगता है कि यदि एफ जीरो है तो सीधी सी बात है ए भी जीरो होना चाहिए। लेकिन 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 ये कब होगा? जब बॉडी में कोई भी मास हो। और बॉडी में मास है, बॉडी में कोई भी मास है, तो यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बॉडी आपकी मासलेस है। मासलेस बॉडी होने पर क्या हो सकता है? देखो एफ इक्वल टू जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होना चाहिए जीरो। बट
यहाँ पर दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, एक नॉन जीरो हो ही सकता है, राइट। जैसे मान लो मास जीरो है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ है, तब भी जीरो आंसर आएगा। और या फिर दोनों जीरो हो जाए, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक बात और समझिए। सपोज दैट यदि यहाँ पर कुछ भी फोर्स होता, ठीक है, कोई भी फोर्स हमने मान लेते हैं जो कि जीरो नहीं होता, तो आपको क्या मिलता? एक तरफ नॉन जीरो, मान लीजिए कोई नंबर मिला, ठीक है, ई, आपको इक्वल करना पड़ता जीरो इंटू समथिंग। अब यदि आपको इस इक्वलिटी को होल्ड करना है तो वहां पर क्या हो चाहिए था? यदि कोई भी ए की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होती कुछ भी, तो फाइनाइट वैल्यू इंटू जीरो क्या हो जाता है? जीरो। बट एक तरफ है नॉन जीरो, प्रॉब्लमेटिक है, तो वहां पर ए की वैल्यू क्या होनी पड़ती? इनफाइनाइट। बात समझ रहे हैं? इस वजह से यदि आपके पास कोई बॉडी है जो कि मासलेस है, वहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने पर भी कोई फिक्स एक्सेलरेशन हो सकता है। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो देखिए एक एग्जांपल और, जो कि आपने बहुत अच्छे से कई बार किया होगा। अब आप इस पुली में से कोई भी एक पुली चूज कर लीजिए, राइट। आपको पता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पर इन दोनों ब्लॉक में भी एक्सेलरेशन होगा। या फिर आप यदि इस वाले पुली को चूज करते हैं तो यहाँ पर देखो एम नीचे आएगा और ये वाला एम स्मॉल एम ऊपर जाएगा, या फिर उसका उल्टा हो सकता है। बट आई मीन एक्सेलरेशन होगा अप डाउन कुछ भी, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पर कैलकुलेट करते रहे हो टेंशन को, तो आप ध्यान से देखिए। सपोज दैट मैं इसको चूज करता हूँ, तो देन टी, टी और टी। पुली का मास जीरो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? टेंशन 2t। बात क्लियर है? यदि हम इसका एफबीटी बनाए तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि पुली पर 2t ऊपर लग रही है और 2t नीचे लग रही है। तो यदि आप ध्यान दें तो इस पुली पर दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेम है और इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बट आप ध्यान से देखो तो ये जो पुली है ना, इस मास से कनेक्टेड है, राइट, इस मास से कनेक्टेड है। अब जब ये मास एसिलेट करेगा तो साथ में पुली भी तो एसिलेट करेगी। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर आपके पास पुली का एक्सेलरेशन है लेकिन नेट फोर्स जीरो था, राइट। तो नाउ आई होप आप समझ पा रहे होंगे, राइट। तो यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।